कोई भी कैरेक्टर गाता नहीं है, बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ किया है, लिरिक्स लिखे हैं। मुझे चाहिए था जो बहुत ही टिपिकल हो, जो बिल्कुल गुजरात के किसी गांव को इवोक करे, जो कि विजू शाह को बहुत आसानी हुई जिसको पैदा करने में, क्योंकि एक एक्चुअल फोक सिंगर थे जिनकी आवाज़ में वो आलाप शुरू का गाया गया है और बाकी गाना परेश रावल की अपनी आवाज़ में है। तो वो एक गाना है जो बैकग्राउंड में रहता है, जो परेश रावल जो एक शो मैनेजर हैं, जो कल्चरल शो ले जाना चाह रहे हैं अमेरिका, जिसमें रत्ना अपनी बेटी को भेजना चाहती है एज ए इलीगल इमिग्रेंट, उसमें वो गाना यूज़ किया गया है। डांडिया गाना है, काफ़ी अच्छा है, और परेश का प्लेबैक सिंगिंग डेब्यू है वो। और दूसरा गाना जो है वो कुणाल गांजावाला ने और सुनिधि चौहान ने गाया है, जो मुझे एक चाहिए था, एक ऐसा गाना जो मैं बार बार फिल्म में इस्तेमाल कर सकूं एज अ थीम। वो टाइटल सॉन्ग है फिल्म का, जिसका रिफ्रेन है यूँ होता तो क्या होता, और जो जिसमें 5 स्टैंजाज हैं जो 4 अलग अलग इन चारों कहानियों के लिए एज ए थीम यूज़ किए जाते हैं, और पांचवा जो है जो एंड में जब जो हादसा होता है उसके साथ संबंधित है, और जो लोग बच गए हैं, पीछे जो रह गए हैं, उनके लिए है। और 2 ही गाने हैं, चार यही थी, लेकिन वो फिल्म में इंक्लूड नहीं हो सकती, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो ज़्यादा स्पेशल है। तो मेरे ख्याल से डिस्क में इन दोनों गानों के साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक के कुछ हिस्से हम देंगे, क्योंकि डायलॉग ऐसे कोई नहीं है कि गब्बर सिंह आ रहा हूँ मैं, तो उनको हम डिस्क पे नहीं इंक्लूड कर सकते, लेकिन डिस्क पर बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा। और मेरे ख्याल से ये दोनों गाने बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही सरल हैं और दोनों बहुत आसानी से गाए जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से हिट गाने का फॉर्मूला यही होता है जो आपको एक ही सुनने में दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, तो आपने समीर जी को कुछ मैंने समीर को ये चारों कहानियाँ बताई डिटेल में, और उनसे कहा कि मुझे इस तरह की फीलिंग चाहिए, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो उन्हीं के हैं, मैंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, क्योंकि मैं उनका जो, जैसे कि मैंने कैमरामैन की लाइटिंग में कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं समझी, वैसे ही लिरिक राइटिंग में मैंने कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं समझी। तो जो उन्होंने लिखा वो विजू शाह ने कंपोज़ किया, क्योंकि जो उन्होंने लिखा इट सीम टू मी कि ये इस कहानी का जुज़ है, जो बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में कहा गया है, जो मैं नहीं कह सकता था, जो उन्होंने कह दिया है। तो विजू शाह जी को सिलेक्ट करने का मतलब विजू, मेरे ज़िंदगी में 2 ही हिट और मस्त मस्त, दोनों विजू शाह ने बनाए, तो मैंने सोचा कि विजू शाह ही सही है। मुझे उनका म्यूज़िक वैसे भी पसंद है, वो एक अपना एक एक टच हमेशा जोड़ देते हैं, और जो एनर्जी है उनके म्यूज़िक में वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जो उनकी एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब अदर आइडियाज़, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मुझे किस तरह का गाना चाहिए जिसमें एक मीठा सा दर्द हो, इससे अच्छा मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सका। कहानियाँ तो खैर उनको मालूम ही थी, स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ा था, लेकिन जो जो क्वालिटी मुझे चाहिए थी उसको मैं और किसी अल्फाज में डिस्क्राइब नहीं कर सका, कि इसमें एक मीठा दर्द होना चाहिए, देयर शुड बी अ क्वालिटी ऑफ लॉन्गिंग इन द सॉन्ग, दैट्स ऑल आई नो। और चारों कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक ही गाना चारों के लिए यूज़ किया जाएगा। तो वो लिरिक लिखने वाले की तारीफ़ है कि उन्होंने चारों के लिए अलग अलग लिरिक्स लिख पाए, रिफ्रेन एक ही है जो रिपीट होता है बार बार। और विजू के म्यूज़िक में कहीं कहीं मुझे कुछ चीज़ें निकालने की ज़रूरत समझी, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं समझी मैंने, जहाँ मुझे लगा कि ये ओवरलोड हो गया है म्यूज़िक का, तो एक आध इंस्ट्रूमेंट्स मैंने हटा दिए, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। म्यूज़िक का सारा सेहरा जो है वो विजू शाह के सर है। फराह खान जी ने इसको जोग्राफी की है, एक ही छोटा सा डांस का पीस है, काफ़ी वो लंबा था, उसको हमने शॉर्टन किया है, तो फरहा फरहा एक दिन आई और एक ही दिन में वो पूरा का पूरा शूट हो गया। इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली, एंड इट इज़ नॉट सपोज टू बी अ वेरी गुड डांस, इट इज़ सपोज टू बी अ आर्टिस्टिक किस्म का डांस, जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स में होता है, जिसको देखने 6 लोग आते हैं, उस तरह का नंबर था। तो मेरे ख्याल से फराह को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई।
उन्होंने अपने बाएं हाथ से कर दिया। सर शूटिंग के दौरान कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जो मुझे याद हो। सर कोई टेंशन या कोई ऐसा कुछ? अमेरिका में जब हम शूटिंग कर रहे थे तो एक एयरपोर्ट का सीन था जो बहुत ही ज़रूरी था हमारे लिए, और हमें किसी एयरपोर्ट में शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने बाकी एयरपोर्ट देखने शुरू किए जो जो मतलब देहरादून एयरपोर्ट से भी छोटे थे, और हमें चाहिए था बॉस्टन एयरपोर्ट, और अमेरिका के सारे एयरपोर्ट तो एक जैसे लगते हैं। तो हमने सोचा किसी भी एयरपोर्ट में इजाज़त मिल जाए। अल्टीमेटली हमें इजाज़त मिली रात के 3 बजे से सुबह के 7 बजे तक शूटिंग करने की, न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर। 4 घंटे जो सबसे अच्छे घंटे हैं शूटिंग करने के लिए, जब सब बहुत फ्रेश होते हैं, सुबह के 3 बजे। तो हम लोग खाना खाते थे 9 बजे और सो जाते थे, और फिर 12 बजे उठते थे सोकर, और फिर 1 घंटे का सफ़र करते थे न्यू जर्सी तक पहुंचने के लिए। और 3 बजे हमें इजाज़त मिलती थी, दरवाजे खोल दिए जाते थे, हम अंदर घुसते थे अपना कैमरा लेकर, और 8 बजे हमको बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये बहुत ही आइडियल कंडीशंस नहीं थे। सबको तकलीफ़ हुई अलावा एयरपोर्ट वालों को। और इन 4 घंटों में 3 दिन लगातार हमको कई जो बहुत ही क्रूशल सीन्स थे वो कंप्लीट करने थे। उसमें उस दफ़ा पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि काश हमारा बजट कुछ बड़ा होता। वो एक ही ऐसा वाक़या था जब मुझे ऐसा लगा, बाकी कहीं भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे कई जगह लगा कि क्योंकि बजट की कमी है इसीलिए एक अर्जेंसी आ गई है इस फिल्म में, इसीलिए इसको बनाना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। लेकिन वहाँ पर पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा, और वो एक ऐसा दिन था जब सब के सब, जो साउंड असिस्टेंट था, जो कैमरा असिस्टेंट्स थे, जो एक्टर्स जो शॉट में नहीं थे, वो सब मदद कर रहे थे बैक स्टेज। क्योंकि कन्वेयर बेल्ट का शॉट था जिसमें लगेज आता है, और जाहिर है कि पूरा कन्वेयर बेल्ट तो हमें मिला नहीं था, एक कोना मिला था उस एयरपोर्ट का कि आप यहाँ से शूट कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं किसी तरफ आप कैमरा नहीं घुमा सकते। इस तरह के लिमिटेशंस थे। तो वो सूटकेसेस लेकर हम लोग खड़े थे, 20-20 सूटकेसेस, उनको उस कन्वेयर बेल्ट पे लादना था आउट ऑफ फ्रेम, ताकि वो कैमरा में अपीयर हों और उस तरफ से उठाने थे। तो सारे एक्टर जो काम नहीं कर रहे थे उस दिन, सारे जो जो साउंड असिस्टेंट्स थे, जो कैमरा असिस्टेंट्स थे, जो आर्ट डायरेक्शन, वो सब मदद कर रहे थे इसमें। बहुत बहुत अच्छा लगा। इस तरह की स्पिरिट थी इस फिल्म में। और जब मैंने देखा है, क्योंकि मेरा तजुर्बा बहुत रहा है छोटी फिल्में बनाने का अर्ली इन माय करियर, 3.5 लाख की फिल्में भी हमने बनाई हैं। ऐसी फिल्में भी बनाई हैं जिनकी शूटिंग 15 दिन में मुकम्मल की है, मुश्किलों में, गर्मियों में, मर मर के। तो मुझे तजुर्बा है इस तरह की फिल्में बनाने का, और मैं इतना जानता हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज़ अ ग्रेट आइडिया, लेकिन कभी कभी जब इस तरह की फिल्म में सारी एनर्जीज़ एक साथ चल रही हों तब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। उम्मीद है कि इस फिल्म में भी ऐसा ही हुआ होगा। सर हमने ये भी सुना है कि इसमें में आपके बेटे भी काम कर रहे हैं, कुछ कैसे कर इसका? हाँ, बहुत छोटा रोल है उसका। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो घर पे बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था। ये उसका लॉन्च नहीं है किसी तरह से भी। वो एक टीम का एक और हिस्सा है, प्लेयर नंबर 11। तो उस छोटे से भी सीन में जो उन्होंने एक्टिंग की, तो आपको लगा कि उन्हें अभी और मेहनत करनी है, या फिर अच्छाई क्या थी उस एक किरदार में, क्या क्या लगा जो उसको करना था उसने ठीक से किया। अभी उसको काफ़ी कुछ सीखना है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था उसके लिए कुछ भी। उसको खुद ही डिसाइड करना है कि वो एक्टर बनना चाहता है या फिल्म मेकर बनना चाहता है या म्यूजिशियन बनना चाहता है। वो खुद अभी तय नहीं कर पाया है। जब वो तय कर पाएगा तब उसकी एक्टिंग को एसेस करेंगे। तो शबीर बॉक्स वाला के साथ आपने जो काम किया, तो कैसा रहा पूरा जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड? उसके लिए भी मुश्किल और मेरे लिए भी। उसके लिए क्योंकि इन सब पैसों की जवाबदारी उसकी है, और मेरे लिए इसलिए कि वो दोस्त है और उसने अपनी गर्दन पर ये काम लिया है, जबकि वो कोई कमर्शियल फिल्म भी बना सकता था किसी भी डायरेक्टर के साथ। उसकी काफ़ी जान पहचान है, काफ़ी दोस्त वगैरह हैं उसके, लेकिन उसने ये फिल्म बनाना पसंद किया। दुआ ये करता हूँ कि कहीं उसको पछतावा ना हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसको भरोसा रहा है इस फिल्म में। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग सकता था, क्योंकि
एक ऐसा इंसान जो मुझे पैसे दे रहा है और कह रहा है कि जिस तरह की तुम फिल्म बनाना चाहते हो बनाओ। पता नहीं दोबारा इस तरह का मौका मिलेगा भी या नहीं मुझे ज़िंदगी में। सर कॉस्ट्यूम और एक्शन को ये सब कुछ नहीं टेलीकास्ट होने वाला कॉस्ट्यूम के बारे में। होता है सर, बिकॉज़ देखिए 5 डे एपिसोड एक्शन भी कुछ नहीं है, एक गोली चलती है पूरी पिक्चर में। और कॉस्ट्यूम सब एक्टरों ने अपने अपने कपड़े पहने। रियली सीरियसली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो कॉस्ट्यूम्स जो नए नए ताज़े बनाए जाते हैं और जो दर्जी के यहाँ से आते हैं, 6,000 का बिल साथ में लाते हैं एक टी शर्ट के लिए, मुझे उस तरह के कॉस्ट्यूम्स कभी भी पसंद नहीं थे और ना है। जब भी मैं एक्टिंग करता हूँ तब मैं अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता हूँ। क्रिश में उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सारे कॉस्ट्यूम उन्होंने तैयार किए हुए थे और उसमें लगना भी था मुझे कि मैं बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर पसंद करता हूँ कि एक्टर अपने ही कपड़े पहने। ये कभी कभी कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम पैदा करता है, लेकिन पहने हुए कपड़े और नए सिले हुए कपड़े, उनमें फ़र्क मुझे तो दिखाई देता है, कम से कम मुझे बहुत चुभते हैं। तो मैंने सब एक्टरों से कहा कि अपने कपड़े लाने की कोशिश करो। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ब्रॉट देयर ओन क्लोथ्स एंड उसका फ़र्क दिखता है फिल्म में। वो कॉस्ट्यूम्स नहीं लगते, वो कपड़े लगते हैं। So last question was USP of the USP of the film, I don't know. that it's directed by me. What else? I don't know. That I have, perhaps, मेरे ख्याल से USP is this, that I have perhaps the largest collection of good actors